हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जो आपके करियर के लिए और उसके साथ ही साथ आपके आगे आने वाले जितने भी लीगल जर्नी है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी वैकेंसी की जिसका इंतजार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, उसके बावजूद उसको इस एग्जाम का पता नहीं है। आज हम दोनों काम करेंगे। आज ना सिर्फ हम इस वैकेंसी के बारे में समझेंगे बल्कि उसके साथ ही साथ हम आपको एजुकेट भी करेंगे कि ये वैकेंसी है क्या और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वैकेंसी में एक्चुअल में चल क्या रहा है, इसकी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आ चुकी है क्या, कितनी वैकेंसी आने वाली है, लास्ट वैकेंसी से अभी तक इतना समय क्यों लगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा हमारे आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के अंदर एक ऐसी वैकेंसी जो कि लॉयर्स के लिए एक गोल्डन वैकेंसी है और उसके साथ ही साथ ये एक परमानेंट जॉब है जहां उम्मीद करी जा रही है कि 60 पोस्ट आने वाली है। तो चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला है क्या। इससे पहले कि मैं आज के सेशन को शुरू करूं और आपको सारी बातें बताऊं, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस क्लास की पीडीएफ, रेगुलर वैकेंसी की अपडेट और उसके साथ ही साथ जो मेंटोरशिप है वो मैं आप सभी को देता हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं समझने की कि एक्चुअल में मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। अगर बात करी जाए हमारे देश में नौकरियों की, तो हमारे देश में जितने भी सर्विसेज हैं, हमारे देश में जितने भी प्रकार की नौकरियां हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम लिया जाता है यूपीएससी का, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। यानी कि अगर कभी भी आपको यह पता चले कि यूपीएससी की कोई वैकेंसी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होगी, और अगर इसमें भी आपको एक ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आप गवर्नमेंट सर्विस में भी सबसे ऊपर पद पे काम करेंगे। आज मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं ये एग्जैक्टली उसी को डील करती है। अब ये वैकेंसी क्या है, कैसे काम करती है, किन किन चीजों के बारे में डील करती है, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार ये रेफर कर लूं कि आप में से किसी के कोई डाउट या कोई कमेंट तो नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं समझने की कि बेसिकली मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए मैं बात कर रहा हूं सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराए जाने वाले एक ऐसे रिक्रूटमेंट एग्जाम की जो कि आपकी भर्ती कराता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पे। यानी कि वो आपको यहां पे दिख जाएगा कि ये जितने भी ग्रुप ए के पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो किसके बारे में बात करते हैं सर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और उसके साथ ही साथ असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिसपे यूपीएससी भर्ती करवाता है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये पद क्या है, कैसे इसकी तैयारी होती है और लास्ट एग्जाम के हिसाब से इसमें क्या-क्या पूछा जाता है और कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर ये एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसके बारे में कुछ रीसेंट अपडेट है जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात को समझने से कि बेसिकली मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट वैकेंसी जो आई थी, जिसको आप कहते हैं यूपीएससी की वैकेंसी नंबर 221121064112। ये एग्जैक्ट वैकेंसी नंबर है जिसको आप डाल के चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली कौन से पदों के लिए है, वैसे तो आप देखेंगे जूनियर टाइम स्केल, ग्रेड ए, सेंट्रल लेबर सर्विस, ग्रुप ए, लेकिन जो डेजिग्नेशंस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो यहां पे दी हुई है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। और आज एग्जैक्टली मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। जब हम एलएलबी कर रहे थे, या आज भी मेरे कई जूनियर्स जो एलएलबी कर रहे हैं उनको इसके बारे में इल्म ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज और ऐसी कोई सर्विस एग्जिस्ट भी करती है। तो आज हम इसी सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर वैकेंसी की बात करी जाए तो जो लास्ट वैकेंसी आई थी वहां हमने देखा था कि 29 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जहां जनरल की 17 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4, एसटी की 1 और एससी की 4, और उसके साथ ही साथ पर्सन विथ जो आपकी डिसेबिलिटी है उसके लिए कितना था सर, 2 सीटें रिजर्व करी गई थी। यानी कि वैकेंसी का नंबर ठीक है। और इस बार जो वैकेंसी आने की उम्मीद है, कई लोग आपको बताएंगे कि सर 60 वैकेंसी आ रही हैं, 61 आ रही हैं, 55 आ रही हैं। देखिए 60 वैकेंसीज का हमारे पास एंटिसिपेशन है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 50 प्लस वैकेंसीज आने की बहुत उम्मीद है। हो सकता है स्प्लिट करने के बाद उसको 45 और आगे की अगले साल की वैकेंसी को इस तरीके से मोड़ दिया जाए। ठीक है सर, ये बात भी डन हो गई। अब अगर आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें कि अगर आप इस सर्विस में जाना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यहीं पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, साल 2025 में इसकी वैकेंसी आना लगभग तय है और इसीलिए आपको इसके बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूं उसी के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इतना ज्यादा चीजें सेंसिटिव है। अब आपको पहले ध्यान से ये समझना है कि यहां पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी एक डिग्री। जी हां, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल लॉ एस्पिरेंट कर सकता है तो जी नहीं, कोई नॉर्मल जो लॉ का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने केवल एक डिग्री हासिल करी है किसी कॉलेज से, वो भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसे व्यक्ति को एक डिप्लोमा की जरूरत पड़ सकती है। डिप्लोमा सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल जो आपके रिलेशंस है, जो आपका
आपका लेबर लॉ होता है और उसके साथ ही साथ जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट होता है। अब कई लोगों का यहां पे सवाल होता है कि सर कोई लोग ऐसे जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेस में किया हो, कोई ऐसे जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हो। जी हां, उनका डिप्लोमा भी यहां पे जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है उसके तहत एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इस डिप्लोमा में कोई नॉर्मल ग्रेजुएट भी इस पद पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है, यहां पे सबसे ज्यादा डिजायर्ड कैंडिडेट कौन होते हैं? सर डिजायर्ड कैंडिडेट वो होते हैं जिसके पास एक डिग्री हो लॉ की, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने LLB की डिग्री कर रखी हो और एज लिमिट भी आप देखेंगे तो 35 साल की है, यानी कि आपसे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, केवल एक ही रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपके पास लॉ की डिग्री हो और आप इस पद पे बैठ सकते हैं। और वो बच्चे जो किसी और जो आपके डिसिप्लिन से आते हैं, अगर उनके पास कोई डिप्लोमा है तो वो प्रेफर्ड है। तो अगर आप एक डिप्लोमा भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका डाउट ये रहता है कि सर अगर हमने LLM कर लिया तो LLM अगर हमारा इनमें से किसी एक पे है तो क्या ये हेल्प करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे केवल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि उन लोगों को हमेशा प्रेफर किया जाता है जिनके पास लॉ की डिग्री है ओवर अदर्स। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है, इसकी जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है और यहां पे ये वाली चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। BNS की क्लास आज नहीं कल होने वाली है। सर कैन यू प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग द नोटिफिकेशन? लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन आप बोल रहे हैं, ये आपको मैंने यहां पे ही बता दिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप इसको जाके सर्च कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने UPSC का वैकेंसी नंबर यहां पे इसलिए लिख दिया ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसके बाद हम आते हैं इसके पे स्केल पे, यानी कि ये जो पद है इसमें आपको कितने पैसे मिलते हैं, कैसे आप वर्क करते हैं, उसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ग्रेड A ऑफिसर हैं, यानी कि आप जो पे मैट्रिक्स में आएंगे वो 7th जो आपका 7th पे कमीशन है उसमें आप पे लेवल 10 से शुरू करेंगे। पे लेवल 10 का मतलब क्या है सर? पे लेवल 10 का मतलब यह है कि आपकी इन हैंड सैलरी 80 से 90 हजार रुपए होगी, यानी कि 80 से 90 हजार रुपए आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास का एरिया, और आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन आप शुरुआत तो दिल्ली से ही करेंगे। तो इस परिस्थिति में HRA जो आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, यानी कि सैलरी भी आपकी अच्छी होने वाली है। अब मेन बात आती है ये कि सर ये जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है इसका जॉब प्रोफाइल क्या है और इसको काम क्या करना होता है, क्योंकि नाम में तो कमिश्नर लगा हुआ है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। इसीलिए जब हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां पे ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। क्यों? क्योंकि यहां के सिलेबस में वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, IPC नहीं पूछ रहा है, यहां पे वो केवल आपके लेबर राइट्स की बात कर रहा है। तो पहला काम लेबर कमिश्नर का क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना। उसके साथ ही साथ जो लेबर लॉज हैं, जो आपकी सेंट्रल स्फीयर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले जितने भी लेबर लॉज हैं उनको क्या करवाना है सर? उनको जो है आपको इन्फोर्स कराना है। उसके बाद अगली क्या आती है? एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो अलग अलग वर्कर्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में और जो मैनेजमेंट होता है, आप सबने एस्पिरेंट्स की वेब सीरीज देखी है, वहां पे वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ही तो थे। तो वहां पे उनको क्या करना था? इन लोगों की बात सुनना था और साथ ही साथ इंडस्ट्री की बात सुन के दोनों के बीच एक अच्छा संगम बनाना था, जिससे क्या हो सर, काम अच्छे से हो पाए। और उसके साथ ही साथ सर्व एज इंस्पेक्टर्स, कंसिलिएशन ऑफिसर्स एंड अपीलेट अथॉरिटीज। और उसके साथ ही साथ आप जो ADR मैकेनिज्म है उसके थ्रू भी काम करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि सर हमें यह बताइए कि UPSC की वैकेंसी है, ये पद कितना बड़ा होगा? ये पद इतना बड़ा होगा कि आपके पास भी एक बंगला होगा एक IAS IPS ऑफिसर की तरह, आपके पास भी एक गाड़ी होगी, एक ड्राइवर होगा, आपके पास भी एक बड़ा मुलाजिमा होगा। आप जब थोड़ा और सीनियर बनेंगे, जब आप कमिश्नर लेवल पे जाएंगे तो आप बहुत सीनियर लेवल पे चले जाएंगे। यानी कि ये वो पद नहीं है जहां पे आप किसी के असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं, ये वो पद है जहां पे आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ग्रेड A ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। अब यहीं से एक बात को और क्लियर कर लीजिए कि ये किसके अंडर में काम करते हैं? ये लेबर मिनिस्ट्री जो है ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन की, उसके तहत सीधे सीधे काम किया जाता है। ठीक है सर। अब इसकी पोस्टिंग लोकेशन क्या होती है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली, यानी कि आपकी सेंट्रल रिपोर्टिंग हमेशा नई दिल्ली में होगी क्योंकि मंत्रालय वहां पे है। और उसके साथ ही साथ इंडिया में जहां कहीं भी आपको जिस भी जोन में आपकी सेटलमेंट करी जाए वहां आपको जाना होगा। अब यहां पे इस एग्जाम को हर एक लॉ एस्पिरेंट को क्यों आई करना चाहिए, क्यों एम करना चाहिए? क्योंकि सर इसका सिलेबस बहुत प्यारा है। सिलेबस इतना आसान है, जिसको हम माइनर लॉ समझ के पढ़ते हैं वो इसका मेजर लॉ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर, यानी कि ये जो लेबर से जुड़े हुए हमारे संविधान में जो भी प्रावधान है लेबर सिक्योरिटी के लिए, लेबर राइट्स के लिए, जो भी आर्टिकल 21 में अगर कोई लैंडमार्क केस लॉ है तो केवल उतना ही पोर्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करना है। तो यहां से आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें आपके पास क्या है सर? 3 एक्ट है। ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है और उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। इन तीनों एक्ट भी आपके सिलेबस में। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में जो भी आपके पास एक्ट है, जैसे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स,
आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, तो ये सब जो आपके एक्ट्स हैं ये भी आ रहे हैं। साथ ही साथ लेबर वेलफेयर के लिए हमारे पास अगेन 3 एक्ट्स हैं। फिर उसके बाद स्पेशल लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू बिल्डिंग एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स, आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा जो ऐसे वर्कर्स हैं और ऐसे जो वर्कर जो कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेट्रा पे काम करते हैं, उनके लिए अगर कोई स्पेशल लेजिस्लेशन है तो वो भी क्या होगा, इसके सिलेबस का पार्ट होगा। उसके बाद द बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, वेजेस एंड बोनस, तो यानी कि वेजेस से जुड़े हुए जितने एक्ट हैं वो इसके सिलेबस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात आपको समझनी है, लास्ट जो ये एग्जाम हुआ था उसमें 4 लेबर कोड्स भी पूछे गए थे। ये वो कोड्स हैं जो कि काफी डिस्प्यूटेड रहे थे, जिसको लेके काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। तो इंडस्ट्रियल कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड, ये तीनों भी लास्ट टाइम सिलेबस में एडेड थे। तो इसका मतलब आपको इसको भी रेफर करना शुरू कर देना चाहिए। ऑल्दो इनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लास्ट टाइम सिलेबस में था 2022 का नोटिफिकेशन 23 के एग्जाम में, तो इसका मतलब कि ये इस बार भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक साइंस के और मतलब बेसिक एजुकेशन की चीजें और कवर करनी है, जैसे कि सर ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर कुल मिला के हम इस बात को एनालाइज करें और कैलकुलेट करें तो हमें जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है सर कि अगर हमें एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनना है, अगर हमें एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनना है तो हमें लेबर से जुड़े हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ, उसके साथ ही साथ वेजेस से जुड़ा हुआ, और इसके साथ ही साथ सर हमारा जो 3 नए लॉ आए हैं उसके बारे में भी, और उसके साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत जीके का पोर्शन, केवल इतने पोर्शन को कवर करके, जिसको एक नॉर्मल जुडिशरी एग्जाम में हम माइनर लॉ का सिलेबस बोलते हैं, अगर आपने उतना कवर कर लिया, मैं ये बात जानता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम है तो यहां पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आने वाला कि आप बोलेंगे कि सर ये माइनर के लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा। मैं जानता हूं ये बात काफी इन डेप्थ होगी, लेकिन आपको पढ़ना केवल इतना ही है और आप इतने को पढ़ के इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसकी लिमिट 35 साल की है। अब जो बात इंपॉर्टेंट आती है कि सर यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में बहुत जल्द एक सेशन आएगा जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। लेकिन मैं ये बात बता दूं, यहां पे आपको बेयर एक्ट रटने की जरूरत नहीं है। आपको बेयर एक्ट रटने से ज्यादा वो रूल्स और वो प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए जो कि इन एक्ट्स में और इन प्रावधानों में दिया हुआ है। यहां पे बिल्कुल जुडिशरी एग्जाम की तरह आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेक्शन नंबर 23 में क्या दिया है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी आपके सारी की सारी चीजों के बारे में आई एम वेरी गुड। आप लोग कैसे हैं? चलिए, अब इसके बाद जो अगला सवाल आता है ये कि सर इसका अपडेट क्या है। सारी बातें तो हो गई, लेकिन हमें ये बताइए कि बेसिकली यहां पे चल क्या रहा है और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैकेंसी में क्या होगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे काम चलने वाला है। उन सब चीजों का एक सिंपल सा जवाब है इसके अपडेट से जुड़ा हुआ, उसको आप समझ लीजिए। आपको बहुत सारे लोग मार्केट में बता रहे हैं कि 60 वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जरूरी नहीं है 60 आए, क्योंकि 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज उस डिपार्टमेंट में है। अब ये बात मुझे कैसे पता है सर? ये बात मुझे कैसे पता है? एक आरटीआई फाइल हुई आज से कुछ महीने पहले। इस आरटीआई के जवाब में ये पता चला कि लगभग 60 वैकेंसीज हैं। 60 वैकेंसीज उस डिपार्टमेंट में है जहां पे ये वैकेंसी आनी है। हो सकता है 60 की 60 एक बार में आ जाए, हो सकता है 30-30 करके 2 बार आ जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 30 या फिर उससे ज्यादा ही वैकेंसीज आने वाली हैं। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट है कि इसका एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम कब होगा सर? ये बात सच है कि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कि इसका नोटिफिकेशन फरवरी एंड या मार्च में आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा माना जा सकता है कि इसका नोटिफिकेशन ही मार्च, अप्रैल या मई तक भी जा सकता है। लेकिन मार्च अप्रैल अपर लिमिट है, मार्च या अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बहुत सारे लोग ये बात बता भी रहे हैं। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगला सवाल उठता है कि वाई, इसमें 2 साल की देरी क्यों, और प्लस अभी तक अगर आरटीआई आ गई है तो अभी तक इसका क्यों नहीं आ रहा है? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला कि सर फाइनेंस से क्लियरेंस होना चाहिए, यूपीएससी का क्लियरेंस होना चाहिए, डिपार्टमेंटल कुछ एरर हो जाता है तो उसका क्लियरेंस होना चाहिए, प्लस उसके साथ ही साथ अगर कभी कोई आचार संहिता लग गई, या फिर अब जैसे 2024 में तो आधे समय आचार संहिता लग गई, कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती, तो इस चक्कर में ये रुकी हुई है। लेकिन ये बात तय है कि आनी है, साल 2025 में आएगी। ये भी लगभग ये मान के चलिए कि आने की पूरी संभावना है। और उस परिस्थिति में अगर साल 2025 में आ रही है, फर्स्ट हाफ में आ रही है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए अगला कुछ समय क्रूशियल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर ये यूपीएससी का एग्जाम है, किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम नहीं है। और यूपीएससी एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी यूपीएससी का एग्जाम होगा वो बहुत ही ज्यादा
कट टू कट होगा, यानी कि प्री का डेट पहले से पता है कैलेंडर में, मेंस का डेट हमें पता है, तो मतलब हमारा प्री और जो भी हमारे आगे के स्टेप्स हैं इंटरव्यू तक, वो सारे के सारे हमें पहले से पता है, और उसके बाद वो एग्जाम सीधे सीधे आपको क्रैक करना है, यानी कि ज्यादा समय नहीं मिलेगा एक बार आपके एग्जाम का फॉर्म निकल गया तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप सब लोग इसकी तैयारी जरूर करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब इसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, 75:25 का रेशियो होता है, यानी कि 75% जो मार्क्स है वो कहां से गिने जाएंगे, आपके जो मतलब आपका जो OMR टेस्ट या जो आपका रिटन टेस्ट होता है वहां से, और 25% वेटेज होता है इंटरव्यू का। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप समझ जाइए कि आप इस वैकेंसी में अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। क्या वाईटी पर श्रीधर गायकवाड़ जी, मैं केस लॉस की क्लास नहीं लेता क्या? केस लॉस की भी क्लासेस लेता हूं, और केस लॉस की भी क्लासेस ली जाएंगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलो तो ये बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब हमने जब सारी की सारी चीजों को देख लिया, तो अब हम कुल मिला के सारी चीजों में अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। सर यूपीएससी की वैकेंसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की आने वाली है। ये बात किसके बारे में हो रही है? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। इसके साथ साथ कई और पद आते हैं, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इस परिस्थिति में लास्ट टाइम 29 वैकेंसी आई थी, इस बार भी लगभग 30 से ज्यादा की वैकेंसी आने की उम्मीद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, डिप्लोमा होगा, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो HR है या HRM है उसके ऊपर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी एक्सेप्टेड है। साथ ही साथ आपको जो ध्यान देना है कि सर पे स्केल आपका पे लेवल 10 से आप शुरू करेंगे, आगे और प्रमोट होते जाएंगे। ड्यूटीज क्या होनी है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होने वाला है। सिलेबस मैंने आपको अच्छे से डिकोड करके बता दिया, और इसका अपडेट भी मैंने आपको बता दिया कि सर ये आप मान के चलिए बहुत चांसेस हैं कि मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। और अभी तक देर भी क्यों हो रही है मैंने आपको बता दिया। वो RTI में 60 वैकेंसी का भी मैंने जिक्र आपको कर दिया। अब आपको इससे ज्यादा में सिर्फ एक काम करना है, वो है अपनी तैयारी को शुरू करने का, ठीक है सर। तो अब हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहली तो ये कि सर हमारे जितने भी अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं, यानी कि आपका पूरा फेवरेट लाइनअप जो है वो आपके लिए तैयार खड़ा है, आपको जज बनाने की तैयारी करवाने के लिए। यानी कि अगर आपको असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नहीं बनना तो जज बनिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ग्रेड A ऑफिसर होना ही सबसे अच्छी बात है। और इस परिस्थिति में इस वक्त हम आपको दे रहे हैं हमारा ऑफर फ्लैट 50% ऑफ और 12 मंथ एक्सटेंशन। यानी कि इस वक्त अगर आपने अनअकैडमी को ज्वाइन किया तो अनअकैडमी आपको दे रही है अपने सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे आधे रेट में ऑफर, और उसके साथ ही साथ 1 साल एक्स्ट्रा। और हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है ये कोर्स बेस्ड सब्सक्रिप्शंस नहीं है। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सर जून 2024 से या जून 2025 का कोई एग्जाम टारगेट किया और आपने हमारे प्लस का कोई कोर्स लिया, और ये वैलिड कब तक होगा सर? अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो ये जून 2027 तक क्या होगा? वैलिड होगा। अब इस परिस्थिति में इस जून 2025 से जून 2027 की जो जर्नी है ना, इस 2 साल में हमारे कोर्स पे, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे वो आपके लिए फ्री में एक्सेसिबल है। उसके साथ ही साथ इंडिया में कोई भी जुडिशरी की वैकेंसी आएगी, अनअकैडमी उसका कोर्स लॉन्च करेगा, आपके पास फ्री में एक्सेस है। यानी कि आप केवल इतने प्राइस को पे करके, जो कि 50% ऑफ में मिल रहा है, आप अपने सभी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। और इस चीज को आपको नहीं भूलना है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप PS कोड का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो सर अगली चीज आती है, इस वक्त 2 सबसे हॉट वैकेंसीज कौन सी हैं सर? गुजरात और वेस्ट बंगाल। दोनों में जीके पूछ लिया गया है, कहीं न्यू क्रिमिनल लॉज है, बहुत दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, हमारे 4 मंथ का जो क्रैश कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम केवल आपको प्रीलिम्स की नहीं बल्कि मेंस की भी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें भी ये ऑफर एप्लीकेबल है, और इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है PS, यानी कि प्रांजल सर। अब इसके बाद आगे बढ़े तो अगली हॉट वैकेंसीज कौन सी हैं जो आने वाली हैं, जिसके लिए आप सबको इंतजार है सर? वो है हमारी यूपी एंड बिहार, जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। यहां पे भी ऑफर सेम एप्लीकेबल है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पे हम आपको बहुत लगातार बैठ के पढ़ाने वाले हैं, हर एक चीज को बहुत डिटेल में डील करने वाले हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको ये पढ़ाएंगे, और इसके लिए भी आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है PS। और आखिर में आपके फेवरेट द लेजेंडरी अनिल खन्ना सर, जिनको आप सब जानते हैं, वो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर हैं। उन्होंने भी अपनी बैच शुरू कर दी है। कब से सर? जनवरी 29 से। और ये बैच अवेलेबल है प्लस और आइकॉनिक दोनों पे। अभी तक ये केवल आइकॉनिक लर्नर्स को था, लेकिन अब ये प्लस लर्नर्स के पास भी है एक मौका कि आप
अनिल खन्ना सर की बैचेस में पढ़ के अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इस वक्त इनकी जो बैच है ये ऑफर के साथ मिल रही है, यानी कि सही मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ने का और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का। इसके लिए भी आप जाएं और जाके इस कोड को क्लिक करें ताकि आपको बेस्ट ऑफर मिल पाए। और आखिर में आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट से एक अपील कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या इवन एक लॉ एस्पिरेंट हैं जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर एक टेस्ट को देते रहना। और हम आपके लिए करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि सिर्फ 1 घंटे का है, 16 फरवरी को 11 से 12 बजे तक। और अगर आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया और अच्छा स्कोर किया तो आपको मिलता है अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप, साथ ही साथ 30,000 रुपए तक का वाउचर और प्लस फ्री में फिजिकल नोट्स भी। इसका लिंक कहां मिलेगा सर? इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके लिंक को क्लिक करिए और इस एग्जाम में एनरोल करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है कि एग्जाम को अटेम्प्ट करके इतना कुछ मिल रहा है, साथ ही साथ मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप कंपटीशन से फाइट करने का, तो मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ता। अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अब हम एलएलबी लेबर लॉ, प्लेन एलएलबी हो तो भी चलेगा। एलएलबी वाले बच्चों के लिए कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। सर व्हेन कैन वी अप्लाई? फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप समझ जाइए कि जैसे ही फॉर्म आएगा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि सर क्या करियर प्रोग्रेस क्या होता है? सर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, फिर आप डेप्यूटी पे जाते हैं, फिर आप लेबर कमिश्नर बनते हैं। करियर ग्रोथ वैसी ही है जैसे एक ग्रेड ए सिविल सर्वेंट की होती है, तो बिल्कुल वैसी ही करियर ग्रोथ है। आप ये बात मान के चलिए कि जब आप सबसे टॉप लेवल पे जाएंगे तो आपकी सैलरी अभी के पे कमीशन के हिसाब से लगभग 2,10,000, 2,15,000 या 2,20,000 तक भी हो सकती है। ठीक है, इस लेवल पे सैलरी प्रोफाइल है। सारे के सारे करियर ग्रोथ ऑप्शंस हैं। आपके ड्यू डेट्स होते हैं प्रमोशन के, यानी कि जब आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं तो वहां पे जब आपने 5 साल सर्व किया तब आप सीनियर डिवीजन पे आ गए, उसके बाद आप अगली रैंक पे प्रमोट हुए। ये वाला पूरा सिस्टम है। ये बिल्कुल भी ऐसी जॉब प्रोफाइल नहीं है जो कि एक स्कैम जैसी लगे कि नहीं नहीं एक बार बन गए बाद में रिग्रेट होगा। बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, तो चलिए अभी आप सबसे हम विदा लेते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।